हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली जो दो वीडियो है दोनों वीडियोस को आपने देख लिया होगा। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों पार्ट को आपने अभी तक दोनों पार्ट को देख लिया होगा। इससे क्या होगा कि व्यापम सब इंजीनियर की जो एग्ज़ाम है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं व्यापम सब इंजीनियर में, इसका पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो ITI TO के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं। मैं सभी स्टूडेंट को बता दूं, जितने भी स्टूडेंट ITI TO की तैयारी करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम का भी जो पैटर्न होगा एज अ सब इंजीनियर की तरह होगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है PEB ही करवाती है। तो जहाँ पर भी टेक्निकल की एग्ज़ाम जहाँ पर भी कवर होगा, तो आप सोच सकते हैं कि यदि PEB ITI TO की एग्ज़ाम करवा रही है और व्यापम सब इंजीनियर की भी एग्ज़ाम करवा रही है, तो दोनों एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यही सिलेबस कवर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, सिलेबस यही रहेगा और क्वेश्चन का जो पैटर्न है और क्वेश्चन का जो लेवल होगा दोस्तों, यही लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो जितने स्टूडेंट ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो थर्ड पार्ट ना देखे, पहले फर्स्ट पार्ट देखे और उसके बाद सेकंड पार्ट देखे, उसके बाद में देन थर्ड पार्ट देखे। तो तब ही इसका जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी का और MCQ क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे। हमने सेकेंड पार्ट में एक क्वेश्चन देखा था कि विद्युत ऊर्जा की SI यूनिट कौन सी है। तो इसमें थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनने कमेंट्स करके हमें उसका सही आंसर बताया था। तो मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि जो हमने इसमें जो क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा kWh किलोवाट हावर। और इसमें जो जूल है ये कार्य की इकाई होती है, जूल जो इकाई होती है ये कार्य की इकाई होती है। चलिए इसको कवर करेंगे हम। जूल जो इकाई है ये कार्य की है, kWh है ये किलोवाट हावर। ये जो यूनिट होती है दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है। तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होगी वो kWh होती है, किलोवाट हावर। क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सुधारना होगा। ये जो जूल है दोस्तों ये इकाई होती है कार्य की इकाई जूल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने आपसे पूछा था कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे, बट एक तो स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया इसका आंसर ऑप्शन ए। इसमें क्या था कि A तथा B दो तार को जो एक पदार्थ के हैं किंतु भिन्न भिन्न लंबाई जिसकी लेंथ दी है L तथा 2L के हैं, क्रमशः R और 2R त्रिज्या वाले हैं, तदनुसार उसके विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट में डाटा दिया हुआ है दोस्तों, एक तो लेंथ दिया हुआ है, उसके बाद हमारे पास रेडियस दिया हुआ है और दो कंडक्टर जो दो तार दिया है A और B। यदि इसका हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशो निकालें, अनुपात निकालें, तो किस टाइप से निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन आया है SSC JEE 2012 में। जनरली दोस्तों यदि A तथा B के दो तार हैं और वो एक ही पदार्थ के बने हैं तो दोनों की रेजिस्टिविटी भी वही होगी, लेकिन उसके लेंथ पर डिपेंड करेगा और उसके डायमीटर पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर लेंथ जो है L और 2L दोनों दिया हुआ है, रेडियस भी R तथा 2R दिया हुआ है। अब इसका विशिष्ट प्रतिरोध हमें निकालना है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसी धातु या मटेरियल का गुण, उसकी प्रॉपर्टी होती है जो किसी पदार्थ के कंपोजिशन तथा उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो जो मटेरियल है, कोई जो पदार्थ है वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यदि आप T को बढ़ाते हैं तो हो सकता है उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाए, या आप T को बढ़ाते हैं तो हो सकता है उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाए। ये डिपेंड करेगा मटेरियल की प्रॉपर्टी पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न लंबाई और भिन्न भिन्न क्रॉस सेक्शन के यहाँ पर दो तार हमारे पास रखे हुए हैं। अब इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध है या उसकी जो प्रतिरोधकता है ये कभी नहीं बदलेगी। कैसे नहीं बदलेगी? यदि हमारे पास समान लंबाई और समान रेडियस के यहाँ पर दो कंडक्टर हैं, इसका रेडियस R है और 2R है, उसके बाद लेंथ भी L है और 2L है, मीन्स इनका जो अनुपात है वो इक्वलेंट अनुपात में है। लेंथ एक जगह लेंथ है L
और दूसरी जगह है, दूसरे साइड में लेंथ 2l है, रेडियस r है और दूसरे साइड 2r है दोस्तों। अब यदि इसका कैलकुलेशन हम करते हैं तो इसके रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि समान अनुपात में ये क्या हो रहे हैं, दिए हुए हैं। तो जब समान रेशियो में, समान अनुपात में दिए रहेंगे तो चालक का प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा। कब होगा, जब कंडक्टर की रेजिस्टिविटी अलग अलग अनुपात में बढ़ जाए, या कंडक्टर की लेंथ अलग अलग अनुपात में बढ़ जाए, या उसका रेडियस अलग अलग अनुपात में बढ़ जाए, तब की कंडीशन में इसका अनुपात अलग अलग होगा और इसका विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात भी अलग होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टिविटी होगी इसकी 1:1 ही होगी, मतलब दोनों समान अनुपात में बढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ρ1/ρ2 इज इक्वल टू 1/1। तो ये बोल सकते हैं ये समान अनुपात में बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज, मतलब ओम का नियम प्रदर्शित करने वाला वक्र है। तो इसका जो कर्व बनता है ओम्स लॉ का, ये कर्व दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो कर्व होता है उस कर्व के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। यदि ग्राफिकल रूप से कर्व को समझेंगे आप तो इस टाइप से आपको कर्व बनाना होगा। तो ये इसका कर्व इस टाइप से बनेगा और सीधी लाइन यहाँ पर खींची जाएगी। तो यहाँ पर कर्व किस किस के बीच में बनेगा, चलिए हम देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, एक तो लीनियर जिसे रेखी कहते हैं, सेकंड है हाइपरबोलिक अतिपरवलयाकार, ऑप्शन सी दिया है पैराबोलिक परवलयाकार, और ऑप्शन डी दिया है ट्रायंगुलर त्रिकोणीय। तो बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन है ओम्स लॉ में देखेंगे हम, तो इसका जो कर्व बनता है वो लीनियर बनता है दोस्तों। तो इसमें वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो किसी एक ही पॉइंट पर यहाँ पर आपको मेंशन होगा। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा दोस्तों, जिस तेजी से करंट रैपिडली बढ़ेगा वैसे ही वोल्टेज भी बढ़ेगा। मतलब जिस अनुपात में करंट बढ़ेगा उसी अनुपात में वोल्टेज भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट कर्व होगा वो इक्वल होगा और वो सीधी लाइन में होगा। इसीलिए इसे कहेंगे रैखिक, अर्थात लीनियर कहा जाएगा। चलिए इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो कांस्टेंट k का मान है वही रेजिस्टेंस होता है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, सभी को होता है v प्रोपोर्शनल टू I। यदि कहीं पर I प्रोपोर्शनल टू v भी लिखा हो तो सभी स्टूडेंट ध्यान देना, I प्रोपोर्शनल टू v भी हम कह सकते हैं, क्योंकि किसी कंडक्टर में जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है तभी उसमें करंट फ्लो होती है। तो विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस यदि उसमें कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं होगी, और यही पोटेंशियल डिफरेंस जिसे आप पीडी कहते हैं, इसी की वजह से आप देखेंगे कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस समान होगा तो किसी तार के ऊपर यदि कोई चिड़िया बैठती है, किसी तार के ऊपर कोई यदि चिड़िया बैठती है और वो बहुत देर तक भी बैठी है तो भी उसमें उस पर करंट नहीं लगता। ये डिपेंड करता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस पर। यदि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि विभव में अंतर हो जाए तो उसके बॉडी से चार्ज फ्लो होने लगेगी, क्योंकि यदि पोटेंशियल डिफरेंस में 1:2 का अंतर हो जाए, मतलब कि एक में आप बोल सकते हैं एक कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस 1 का रेशो है और दूसरे में 2 का रेशो है, तभी दोनों के बीच में अंतर पैदा होगा। तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यदि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस पैदा है तभी उसमें शॉक लगने का चांस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आपने समझा होगा अच्छे से। तो इसका जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है, रेखीय होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाला कर्व किस टाइप का होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये लीनियर होता है, रेखीय जिसे कहते हैं। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से हमने समझा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2009 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए इसमें, चालक की विमा पर, ऑप्शन बी दिया है चालक के द्रव के संघटन पर,
और ऑप्शन सी दिया है चालक के प्रतिरोध पर। ऑप्शन डी दिया है ए और बी दोनों पर। तो किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यदि आपको सही आंसर इसका पता नहीं होगा तो फिर आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते, और कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो सही आंसर कभी नहीं लगा सकते दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डिपेंड करता है उसके डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के डायमीटर पर डिपेंड करता है। उसके बाद चालक के द्रव के संगठन, मतलब कि कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर के मटेरियल पर, तो कंडक्टर के मटेरियल पर और डायमेंशन पर, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो किसी भी कंडक्टर का विशिष्ट प्रतिरोध डायमेंशन पर, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर चालक की विमा पर, और सेकंड है चालक के कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल, मतलब कि चालक के द्रव के संगठन पर। तो उसकी जो मटेरियल है, जिस मटेरियल का बना हुआ है कंडक्टर, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें बोथ आएगा, ऑप्शन डी दोनों इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर ऑफ 20 ohm connected across the 100 volt source? इट मीन्स इसकी खपत कितनी होगी। 20 ओम का कोई रेजिस्टेंस है, उसे हम 100 वोल्ट दिया जा रहा है हमारे द्वारा सप्लाई, तो उसमें खपत कितनी होगी, कंज्यूम कितनी होगी, पावर की खपत कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें निकालना है पावर की खपत कितनी होगी। चलिए अब यहाँ पर यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमने देखा था फार्मूला, एक तो फार्मूला था P = V/I, सेकेंड फार्मूला था हमारे पास P = V²/R, थर्ड फार्मूला था हमारे पास P = I²R। अब ये तीन फार्मूले हैं डियर स्टूडेंट हमारे पास, इन तीनों में से किसी एक फार्मूले को हमें यूज़ करना है। तो हमारे पास दिया है रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो सेकंड वाले फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए अब सेकंड वाले फार्मूले में वैल्यू को पुट की हमने, P = V²/R। V दिया है हमारे पास 100 वोल्ट, R दिया है 20 ओम, हमें पावर निकालना है। अब पावर निकालना है हमें, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर V² दिया है तो 100 × 100 हो जाएगा, अपॉन 20 हो जाएगा, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 2 कट जाएगा 5 टाइम्स। तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 500 वाट। 500 वाट ये आंसर होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 20 ओम का कोई रजिस्टर है और उसमें 100 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है, तो वो पावर लॉस 500 वाट करेगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करेंट इज नॉन एज, जो उपकरण विद्युत प्रवाह का पता लगाता है उसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी समझने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन ए दिया है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी दिया है रियोस्टेट, ऑप्शन सी दिया है वाट मीटर और ऑप्शन डी दिया है गैल्वेनोमीटर। तो जो उपकरण विद्युत प्रवाह का पता लगाता है, मतलब कि करंट के फ्लो का पता लगाता है, करंट फ्लो का पता लगाता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसमें विद्युत धारा, जिसमें विद्युत प्रवाह का पता हो। चलिए यहाँ पर विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाना है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि यदि करंट मापना है हमें, तो हम यहाँ पर अमीटर का यूज़ करते हैं। करंट मेजरमेंट करने के लिए अमीटर का यूज़ करते हैं। इसे ही हम एम्पियर मीटर भी कहते हैं, एम्पियर
मीटर कहते हैं। अमीटर भी कहा जाता है, इसे एम्पियर मीटर भी कहते हैं। तो अमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, करंट को मापा जाता है। और वोल्ट मीटर के द्वारा हम यहाँ पर वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, ये वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापेंगे। रियोस्टेट क्या होता है दोस्तों, रियोस्टेट एक प्रकार का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। अमीटर से करंट मेजरमेंट करेंगे, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे और वाट मीटर से पावर मेजरमेंट करेंगे। तो वाट मीटर से पावर मेजरमेंट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। और गैल्वेनोमीटर से हम करंट की उपस्थिति का पता लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से हम करंट की उपस्थिति का पता लगाते हैं, मतलब करंट मेजरमेंट ही किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। डी आर्सेनवल गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, डी साटी गैल्वेनोमीटर होता है। अलग अलग टाइप के गैल्वेनोमीटर होते हैं दोस्तों। नॉर्मल गैल्वेनोमीटर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। रियोस्टेट तो रेजिस्टेंस के लिए होता है, वाट मीटर पावर के लिए होता है, और गैल्वेनोमीटर से हम करंट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के गैल्वेनोमीटर होते हैं, इसका यूज़ करके आप करंट मेजरमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्किट अ 33 ohm रजिस्टर कैरीज a current of 2 ampere, the voltage across the resistor is, it means एक परिपथ में 33 ओम का प्रतिरोधक 2 एम्पियर विद्युत धारा होता है, तो उस प्रतिरोधक के समीप वोल्टेज कितना होगा। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस रेजिस्टेंस के समीप जो है वोल्टेज कितना होगा हमें ये पता लगाना है। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार V = I/R होता है। अब इसी में हम यहाँ पर हमारे पास दिया है 33 ओम, तो हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो V = क्या हो जाएगा, I/R। तो V में वैल्यू पुट करें यदि हम, तो करंट का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है, 33 दिया है। तो यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये 66 वोल्ट यहाँ पर निकल के आएगा। तो 66 वोल्ट निकल के यहाँ पर कैसे होगा, तो ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार इस टाइप के वोल्टेज को, इस टाइप के क्वेश्चन से वोल्टेज हम प्राप्त कर सकते हैं और वोल्टेज फाइंड आउट किया जा सकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चन को कवर करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप अपना बेसिक अच्छा क्लियर करें। एक ओम्स लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ें। यदि ओम्स लॉ को अच्छे से पढ़ते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, अ लाइट बल्ब ड्रॉ 300 मिली एम्पियर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द 240 वोल्ट द रजिस्टर ऑफ द लाइट बल्ब इज, मतलब एक विद्युत बल्ब जब उसका वोल्टेज 240 वोल्ट रहता है तब यह 300 मिली एम्पियर प्राप्त करता है। करंट की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, 300 मिली एम्पियर, वोल्टेज 240 वोल्ट। तो उस विद्युत बल्ब का रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो हमें रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, DSSB 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसका कैलकुलेशन कैसा करेंगे, चलिए कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें V = I/R से हम क्या करेंगे, R निकालेंगे। तो R = क्या हो जाएगा, V/I। V हमारे पास कितना दिया है दोस्तों, 240 वोल्ट दिया है। I हमारे पास कितना दिया है, 300 मिली एम्पियर। अब 300 मिली एम्पियर दिया है दोस्तों, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, मिली में 10⁻³ की घात हो जाएगी। कैलकुलेशन करेंगे यदि हम, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और कैलकुलेशन करेंगे तो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर 240 वोल्ट 300 × 10⁻³ की घात, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ बचा 24 और यहाँ पर 30 बचा दोस्तों। अब ये जो है मान 10⁻³ की घात को यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये उठ के कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जब उठकर ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर
2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 5 10 और 2 12 24। इसके बाद ये कैलकुलेशन हो गया दोस्तों। यदि अब इसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर टोटल निकल के इसका आंसर आएगा, रेजिस्टेंस का मान 800 ओम निकल के आएगा। ये इसका आंसर होगा। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी, मतलब कि अधिकतम विद्युत शक्ति के अंतरण के लिए स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। ऑप्शन दिया है भार के प्रतिरोध के बराबर, ऑप्शन बी दिया है भार प्रतिरोध से कम, ऑप्शन सी दिया है भार प्रतिरोध से अधिक और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की देरी है, क्योंकि इसमें बोला है कि अधिकतम विद्युत शक्ति के अंतरण के लिए, मतलब कि यहाँ पर कहा गया कि इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, यदि हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करते हैं तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसमें उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा, ये पूछा गया है। मतलब अधिकतम विद्युत शक्ति के ट्रांसफ़र के लिए जब हम पावर को सप्लाई करते हैं तो उस समय उस कंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये पूछा गया है। चलिए, हमेशा ये जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का जो फार्मूला होता है, इट मीन्स ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम को आपको समझना होगा। ये है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की एक खासियत ये होती है कि इसमें आर इंटरनल इज़ इक्वल टू आर लोड के बराबर होता है। मतलब कि इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर होता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों, और आपको भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही याद रखना होगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस, मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर होता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 ओम प्रतिरोध वाले उद्गम में यदि 100 ओम वाले भार को ऊर्जा मुहैया कराई जाती है तो उद्गम क्या होगा। अब ये उद्गम जो वर्ड है ये बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा। ये टेक्निकल हिंदी में लिखा हुआ है, शुद्ध टेक्निकल हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसे इंग्लिश में पढ़ लें यदि हिंदी में समझ में नहीं आता तो स्टूडेंट को। इफ़ द एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम अ सोर्स, हम एनर्जी सोर्स को सप्लाई दे रहे हैं, whose resistance is 1 ohm to a load of 100 ohms, the resistance will be, अब ये इसमें रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम और लोड जो दिया है उस रेजिस्टेंस में दिया है 100 ओम। अब सोर्स के, अब हमें यहाँ पता करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलो, 1 ओम के प्रतिरोध के लिए उस जो 100 ओम के जो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए हैं, जो लोड के समय में एनर्जी सप्लाई दे रहा है, तो उसका यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वोल्टेज उद्गम, मतलब वोल्टेज सोर्स। सेकंड ऑप्शन दिया है करेंट सोर्स। ऑप्शन सी दिया है एयर बोथ आप एबो, ऊपर के दोनों। और ऑप्शन डी दिया है ऊपरी कोई नहीं, मतलब नन ऑफ द एबो। अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, हमें ये पता करना है ये उद्गम का मतलब होता है यहाँ पर सोर्स, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, सोर्स। यहाँ पर भी क्या समझेंगे, सोर्स। अब इसे पढ़िए, 1 ओम प्रतिरोध वाले सोर्स से यदि 100 ओम वाले भार को ऊर्जा मुहैया कराई जाती है, मतलब दिया जाता है, तो सोर्स कितना होगा। दोस्तों इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसे कहेंगे वोल्टेज सोर्स। कैसे होगा,
यदि किसी वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत, देखो किसी भी वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए दोस्तों, ताकि इंटरनल ड्रॉप क्या हो जाए, कम हो जाए। और किसी करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आपको ये समझना है कि पूरी की पूरी करंट जो है वो लोड का प्राप्त होगा उसमें। तो प्रश्न में दिया गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो लोड रेजिस्टेंस की तुलना में यह क्या होता है, वोल्टेज सोर्स के बराबर होता है, जैसे कि आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पढ़ा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों दिशाओं में एक जैसे गुणधर्म होने वाले परिपथ को क्या कहते हैं। द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नॉन एज। अब दोनों दिशाओं में एक जैसे गुणधर्म होने वाले जो परिपथ जो सर्किट है उसको क्या कहेंगे, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो एक समान होगी। प्रॉपर्टी क्या होगी, एक समान होगी, एक समान गुणधर्म वाले होंगे। तो चार ऑप्शन में देखेंगे तो एक तरफा परिपथ जिसे यूनिलेटरल कहा जाता है। ऑप्शन बी, एक समान दोनों दिशाओं की बात की जा रही है, यहाँ पर डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में होगा। तो दोनों दिशाओं की बात की जा रही, तो कभी भी जब दोनों दिशाओं की बात की जाती है तो उसे कहेंगे बाइलेटरल, दो तरफा परिपथ। तो यहाँ पर बाइलेटरल वर्ड को आपको याद रखना होगा, बाइलेटरल सर्किट। जब भी दोनों दिशाओं में एक जैसे गुणधर्म होने वाले परिपथ की बात की जाएगी तो आपको आंसर में बाइलेटरल ही लगाना है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है द्विदिशात्मक। बाइलेटरल का मतलब होता है द्विदिशात्मक, द्विदिशात्मक, और यही आपको याद रखना होगा। ऑप्शन इसमें सी दिया है, अनिवार्य परिपथ होगा ही नहीं, इनरिवर्सिबल। ऑप्शन डी दिया है प्रतिवर्त, मतलब कि रिवर्सिबल। इनरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों दिशाओं में बोला गया तो बाइलेटरल सर्किट ही होगा। तो बाइलेटरल सर्किट में यदि इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं तो कॉन्सेप्ट तो यही कहता है दोस्तों कि बाइलेटरल है, द्विदिशात्मक है, तो ऑप्शन आँख मूंद के लगा लीजिए, बाइलेटरल द्विदिशात्मक। क्या होता है, यदि किसी सर्किट में किसी प्रॉपर्टीज़ को जो है उसकी गुण को सदैव एक समान यदि उसका होता है तो उसमें चाहे करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो तो उसे बाइलेटरल सर्किट ही कहते हैं। जैसे RLC हो गया, ये बाइलेटरल सर्किट है। लेकिन ये जो है RLC, इसे पैसिव कंपोनेंट कहा जाता है। याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, पैसिव कंपोनेंट, इनमें से कौन कौन से पैसिव कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स है। तो पैसिव कंपोनेंट्स यहाँ पर R भी है, L भी है और C भी है। तो किसी सर्किट में किसी प्रॉपर्टीज करंट की डायरेक्शन चेंज होने से यदि उसकी प्रॉपर्टीज मतलब करंट के फ्लो का डायरेक्शन यदि चेंज हो रहा है तो यूनिलेटरल सर्किट उसे कहेंगे। मतलब एक ही दिशा में करंट फ्लो होगी तो यूनिलेटरल, दोनों दिशा में फ्लो होगी तो बाइलेटरल। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स डायरेक्ट करेंट इज नीडेड, मतलब निम्न में से किस उपकरण में सीधे प्रवाह की आवश्यकता होती है। तो सीधे प्रवाह की आवश्यकता कौन से इक्विपमेंट में होगी। चलिए डायरेक्ट करेंट हम डीसी जो देंगे, डीसी जो डायरेक्ट करंट देंगे, ऐसे कौन सी इक्विपमेंट है जिसमें डीसी करंट सप्लाई दिया जाता है। चलिए समझते हैं, चार ऑप्शन दिया है। टेलीफोन में, क्या टेलीफोन में डीसी सप्लाई दिया जाता है। नहीं, टेलीफोन में डीसी सप्लाई नहीं दिया जाता। ऑप्शन बी दिया है रिले, क्या रिले में डीसी सप्लाई दिया जाता है। यस, रिले में डीसी सप्लाई दिया जाता है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में दिया है टाइम स्विच, क्या टाइम स्विच में डीसी सप्लाई दिया जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें ऑप्शन ए दिया है टेलीफोन, क्या टेलीफोन में डीसी सप्लाई दिया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि टेलीफोन में डीसी सप्लाई दिया जाता है क्योंकि इसमें डीसी बैटरी लगी होती है। ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी क्या है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टेली उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, क्योंकि टेलीफोन में भी डीसी सप्लाई दिया जाता है, रिले में भी डीसी सप्लाई, रिले को ऑपरेट करने के लिए डीसी सप्लाई दिया जाता है। टाइम स्विचेस जितने भी हैं सभी प्रकार के डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है इसमें। तो डीसी सप्लाई की आवश्यकता टाइम स्विचेस में होती है, इसीलिए इन्हें डीसी सप्लाई से ही ऑपरेट किया जाता है। एसी सप्लाई से, यदि इनको एसी सप्लाई दे दें हम, तो ये ऑपरेट होंगे क्या, ऑपरेट तो नहीं होंगे। यदि आप डीसी सप्लाई देते हैं तो ही ऑपरेट होंगे, एसी सप्लाई में ऑपरेट नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट बायलेटरल, निम्न में से कौन सा तंतु द्विपार्श्विक नहीं है। हिंदी में बहुत कठिन वर्ड हैं दोस्तों, इंग्लिश में देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर बाइलेटरल बोला है तो इसे एक तरफा भी कह सकते हैं हिंदी में, एक तरफा या एक दिशी, एक दिशी। हिंदी वर्ड 3-4 वर्ड हैं, द्विपार्श्विक भी लिखा है, ठीक है। यदि बाइलेटरल की बात की जाए, यूनिलेटरल कहा जाए तो एक दिशी हो जाएगा, और बाइलेटरल कहा जाए तो द्विदिशी हो जाएगा। तो बाइलेटरल यदि वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया दोस्तों तो इसे कहेंगे द्विदिशी, द्विदिशी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों दिशाओं में। चलो, निम्न में से कौन सा जो एलिमेंट है ये बाइलेटरल नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइलेटरल नहीं है। ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है इंडक्टर, ऑप्शन सी दिया कैपेसिटर, ऑप्शन डी दिया ट्रांजिस्टर। तो बाइलेटरल नहीं है बोला गया है, तो ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस तो दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है, इंडक्टर भी दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है, कैपेसिटर भी दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है। लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर है ये बाइलेटरल नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो ट्रांजिस्टर है ये फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करेगा, फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड में ही, और रिवर्स तो रिवर्स में ही। ध्यान दीजिएगा, जो ट्रांजिस्टर है इसकी पोलैरिटी चेंज करने पर वह एम्पलीफायर की तरह हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ट्रांजिस्टर की यदि हम पोलैरिटी को चेंज कर देंगे तो ये एम्पलीफायर बन जाएगा। और ट्रांजिस्टर जो है यदि ये फॉरवर्ड बायस में है तो मतलब एक ही डायरेक्शन में वर्क करेगा, डबल मतलब बाइलेटरल है ही नहीं, दोनों डायरेक्शन में वर्क नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड आयंस। अब आयन और एटम में क्या अंतर है, एक अणु और एक आयन में क्या अंतर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फिजिक्स के क्वेश्चन यहीं से उठाए गए हैं। मतलब ये क्वेश्चन ही फिजिक्स के क्वेश्चन से रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन है। अब एक अणु और एक आयन के बीच में क्या अंतर होगा। चलिए, ये IOF इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है उसमें 2014 में पूछा गया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आयन में उसी तत्व के अणुओं की तुलना में अधिक द्रव्यमान होता है। ऑप्शन बी दिया है आयन उदासीन कण होते हैं जबकि अणुओं में सदैव धनात्मक होता है। ऑप्शन सी दिया है आयन हमेशा आवेशित कण होते हैं जबकि अणु पूर्ण रूप से उदासीन होते हैं। और ऑप्शन सी दिया है आयन केवल तरल घोल में ही विद्यमान रहते हैं। तो आयन तरल घोल में विद्यमान रहते हैं, क्या आयन हमेशा आवेशित कण होते हैं। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, ऑप्शन सी ये इसका सही आंसर होगा। आयन, केटायन, एनायन हमेशा आवेशित कण होते हैं जबकि अणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है। जब तक उसमें एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, अणु पूर्ण रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। तो एक अणु और एक आयन में अंतर हमेशा आवेशित कण का ही होता है, जबकि पूर्ण जो है अणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है। और तत्व तथा यौगिक का वो छोटे से छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, उसे ही अणु कहते हैं। जो स्वतंत्र अवस्था में रहेगा वही अणु कहलाएगा, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो। इन दोनों का वो छोटे से छोटा पार्टिकल्स
जिसे आप क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे, अणु कहेंगे, इसे मॉलिक्यूल या अणु कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच प्रॉपर्टीज एक्ट एज अ करेंट कैरियर इन अ मेटेलिक कंडक्टर, मतलब कौन सा कण किसी धात्विक सुचालक में विद्युत वाहक का कार्य करता है। मतलब कि करंट का कैरियर, मतलब कि करंट को ले जाने के लिए करंट कैरियर का काम करता है, विद्युत वाहक का कार्य करता है। ऐसा कौन सा कण है जो किसी धात्विक चालक में, किसी मेटल के कंडक्टर में विद्युत वाहक का कार्य, मतलब कि करंट को ले जाने का और लाने का कार्य करता है। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, केवल इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है केवल आयंस, ऑप्शन सी दिया है इलेक्ट्रॉन्स तथा डिफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑप्शन डी दिया है आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। तो यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो ले जाता है, सभी को पता है। इलेक्ट्रॉन जो है, केवल इलेक्ट्रॉन, यह करंट का कैरियर वेव होता है, मतलब करंट को ले जाने का कार्य कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही दोस्तों करंट फ्लो होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले क्या होता है, यह फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद हम इसमें क्या देते हैं, एक्स्ट्रा हीट देते हैं। जब एक्स्ट्रा हीट दिया जाता है तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में बदल जाता है। क्लियर है, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो केवल इलेक्ट्रॉन्स आएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। यदि किसी अणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो वे हो जाते हैं। अब किसी अणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तब क्या होगा, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए दिया है विद्युत के से उदासीन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऑप्शन बी दिया इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, ऑप्शन सी दिया इलेक्ट्रिकली निगेटिव, और ऑप्शन डी दिया न्यूट्रल आयंस। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर, तो किसी अणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन यदि कम हो जाए, या तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा या तो उससे और अधिक। तो एक अणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। क्वेश्चन हमें यहाँ इस टाइप से समझना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यदि किसी अणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो उसे हम विद्युत से धनात्मक कर देते हैं। मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए वो वाला घर पॉजिटिव कहलाता है, जिसे आप होल्स कहते हैं। तो आपको ऐसे समझना है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को थोड़ा सा बेस मान कर यदि हम चले, तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली घर, तो वो क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा दोस्तों। होल्स मतलब कि पॉजिटिव, उसमें चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इसलिए क्या गया, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाता है। यदि किसी अणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो वे विद्युतीय रूप से क्या होते हैं, धनात्मक हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिवली हो चार्ज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इतना होता है दोस्तों, ये मॉस है इसका द्रव्यमान। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 50 में हम क्लास फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है 1 AU इक्वल टू। अब एक AU का मान क्या होता है, ये UPSC SSC 2015 में पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 10⁻⁻8 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर।
इसकी ये जो यूनिट है, इसी यूनिट को हमें समझना होगा। चलिए, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्लियर है दोस्तों? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, ये भी हमें याद रहना चाहिए। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, ये भी हमें पता रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10⁻8 सेंटीमीटर। 10⁻8 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन ऑफ द डे होगा ये। इसका आंसर आपको बताना है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड एन आइडियल करेंट सोर्स रिस्पेक्टिवली आर इन ओम्स। हमें ये आपको ये बताना है दोस्तों कि एक आइडियल जो है आदर्श वोल्टेज सोर्स और एक आदर्श करेंट सोर्स, ध्यान दीजिएगा, एक आदर्श वोल्टेज सोर्स और एक आदर्श करेंट सोर्स, दोनों की बात की जा रही कि आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः निम्न होते हैं। कितने होंगे? चलिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके हमें बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? यहाँ पर हम आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे RI से शो करते हैं, इसका मान यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों, हमने जो क्वेश्चन का जो लेवल लिया है ये ITI TO के अनुसार और व्यापम सब इंजीनियर के अनुसार लिया है। यदि SSC JEE के अनुसार हमें लेना होता तो SSC JEE में क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा हाई होता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो हमने व्यापम सब इंजीनियर की एग्ज़ाम के अनुसार जिस टाइप से क्वेश्चन का लेवल होता है उस प्रकार से ही, वैसे ही हमने क्वेश्चन यहाँ से लिया है। और ये बेसिक से क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।